नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की जमावट बीजेपी ने तेज कर दी है। अब बीजेपी सभी विधानसभा क्षेत्रों को भगवामय करने जा रही है, जिसका तोड़ कांग्रेस के पास भी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। दरअसल बीजेपी उन सभी विधानसभा सीटों पर रामशिला पूजन कार्यक्रम करने जा रही है जहां उपचुनाव होना है। इसकी शुरुआत सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से कर दी गई है। रामशिलाओं को रथों में विराज कर गांव-गांव में निकाला जाएगा ताकि जनता इनका पूजन कर अपनी भेंट रामलला के चरणों तक पहुंचा सके। इस तरह बीजेपी के दिग्गजों का जनता से सीधा संपर्क भी होगा, जो उपचुनाव में बड़ा दांव साबित हो सकता है। वहीं कांग्रेस चाहकर भी बीजेपी के इस कार्यक्रम का विरोध नहीं कर सकती। अगर कांग्रेस इसका विरोध करती है तो भी परेशानी में पड़ती है और समर्थन करती है तो भी। तो आज हम सत्ता के फाइनल में इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 90 के दशक के बाद एक बार फिर प्रदेश का माहौल राममय होने लगा है। अंतर इतना है कि उस समय पूरा देश प्रदेश राम के रंग में रंगा था और अब 27 वो विधानसभा क्षेत्र भगवामय होने वाले हैं जहां पर उपचुनाव होना है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत के बाद बने माहौल को भाजपा भुनाना चाहती है। यही कारण है कि भाजपा ने रामशिला पूजन कार्यक्रम बनाया है। इसकी शुरुआत भाजपा ने प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के क्षेत्र सुर्खी से की है। धीरे धीरे सभी विधानसभा क्षेत्रों में इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने वाली कांग्रेस इसका विरोध करती है तो भी परेशानी में पड़ेगी और समर्थन करती है तो भी। दरअसल सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में रामशिला पूजन कार्यक्रम के तहत 5 रथों को बुधवार को रवाना किया गया। प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सविता राजपूत ने विधिवत रामशिलाओं की पूजा अर्चना की। उत्साह एवं धार्मिक माहौल में राम भक्त कार्यकर्ता नाच रहे थे। गगनभेदी जय श्री राम के नारों से वातावरण गुंजायमान था। इस अवसर पर गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि आज का दिन उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण दिन बनकर आया है। जिस भव्य राम मंदिर के निर्माण का वर्षों से हम सपना देख रहे थे, उसका भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा हो चुका है। आज से 10 दिन तक संपूर्ण सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में रामशिलाओं का पूजन होगा। उसके बाद इन चांदी की शिलाओं को श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। ये रामशिलाएं पूरी विधानसभा में 11 दिन करीब 300 गांव में निकलेंगी। बड़ा ही हर्ष है लोगों में और खुशकिस्मत है हम लोग कि रामशिलाओं की चरण वंदना करने का हम लोगों का अवसर मिल रहा है और विधानसभा के लोग बहुत ही आनंदित हैं, इंतजार कर रहे हैं कब रामशिलाएं हमारे गांव में पहुंचे और आज पूजन किया है और इसके बाद में दूसरी विधानसभाओं में भी ये रामशिलाएं लोग भक्त लोग उनको आमंत्रित करेंगे तो वहाँ भी जाएंगे। कांग्रेस ये पूरी तरह समझ चुकी है कि बीजेपी का प्लान अब राम मंदिर निर्माण को भुनाने का है। इसके जवाब में कांग्रेस अब क्या प्लान तैयार करेगी ये तो वक्त के साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने बीजेपी के इस रामशिला पूजन कार्यक्रम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी भगवान में आस्था या विश्वास रखती है या फिर सिर्फ उन्हें राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए रखती है? अभी फिर उपचुनाव की जगह पे यहाँ पे मंत्रियों ने इनके जो हैं जिनको उपचुनाव लड़ना है उन्हें रामशिला पूजन का कार्यक्रम शुरू करा। जो लोग सिर्फ भगवान को आस्था और विश्वास से देखते हैं, उनके आस्था और विश्वास के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगा के रथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे कुछ भी कर लो, भगवान राम कभी भी अन्याय के साथ और जिन्होंने राजद्रोह कराया, जिन्होंने देशद्रोह कराया, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी, उनके साथ नहीं जाएंगे। स्पष्ट है, भगवान कांग्रेस पार्टी के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र है और बीजेपी के लिए राजनीति का केंद्र है। मुझे लगता है भगवान के प्रतीक के पीछे खड़ा होना छोड़ के अपने क्रिय कर्मों की प्रायश्चित करे, क्योंकि जो पाप किया इस प्रदेश के लोकतंत्र को तोड़ने का, वो भारतीय जनता पार्टी में बिकाऊ लाल मिलावट रामों ने किया। इन्हें जनता सबक सिखाएगी। बीजेपी इस तरह के आयोजन सभी विधानसभा क्षेत्रों में करेगी। हाटपिपलिया क्षेत्र में पूर्व विधायक मनोज चौधरी ने बुधवार को ही जिलाध्यक्ष के साथ इस यात्रा को लेकर बैठक की है। जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है वहां ग्रामीण आबादी ज्यादा है, लिहाजा राममय माहौल भाजपा को मदद देगा। कांग्रेस भी राम मंदिर निर्माण के समय राममय और जन्माष्टमी के समय कृष्णमय हो गई थी।
लेकिन इसको लेकर कांग्रेस में ही विरोध के सुर उठने लगे थे। ऐसे में कांग्रेस इसका विरोध करे या समर्थन, भाजपा को ही फायदा होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, तेरे राम मेरे राम सबके राम, लेकिन अब बार फिर राम याद आ गए हैं। अभी ज़्यादा दिन बीते नहीं, 5 अगस्त को जब अयोध्या में शिलान्यास हुआ था राम मंदिर के निर्माण का, तब हमने देखा था कि कमलनाथ के घर एक दिन पहले झांकी सजी थी। जन्माष्टमी आई तो कृष्ण जी भी याद आ गए थे, एक बड़ा सा पोस्टर पीसीसी के बाहर लगा था। और 15 दिन भी बीते हैं, मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ, कह सकते एक पखवाड़े से ज़्यादा हो गया। और कांग्रेस को अब इसमें राजनीति नज़र आने लगी राम में। और बीजेपी के वो नेता जो कांग्रेस से आए हैं, जो कल तक राम मंदिर के बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं थे, वो कह रहे हैं कि बरसों का सपना पूरा हुआ, सैकड़ों सालों की प्रतीक्षा खत्म हो गई है। तो कह सकते हैं कि चुनाव में राम सबको याद आ रहे हैं। देखिए मनोज जी, जो पंच लाइन आप दे रहे हैं, राम जी करेंगे बेड़ा पार, तो वही हकीकत है, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो। भारत भूमि यदि कहें तो ये राम की भूमि है। भारत में हर व्यक्ति अपने घर में, यदि हिंदू है तो अपने घर में राम की पूजा करता है। और बहुत सारे अल्पसंख्यक लोग भी जो है, चाहे अयोध्या क्षेत्र की बात करें जहाँ का ये मामला है, वहाँ के लोग भी राम में उतनी श्रद्धा रखते हैं जितनी कि आम हिंदू श्रद्धा रखते हैं। तो राम को लेकर राजनीति होना या राम को लेकर बात होना, ये लगातार चल रहा है, क्योंकि लोगों को जनता के बीच में अपनी पैठ बनानी है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को उठाया जो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ था। 500 साल से जो लड़ाई चल रही थी, कई पीढ़ियों ने इसमें बलिदान दिया, कई लोगों ने संघर्ष किया, इसको लेकर तरह तरह की बातें होती रहीं। और अंततः हुआ ये कि वो अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राम मंदिर बनने की राह खुली है। तो ये जो एक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने इतने सालों तक लड़ी है, संघ ने लड़ी है, भाजपा सामने चेहरा थी उसमें राजनीतिक। बिल्कुल आप याद कीजिए 1989 में जब भारतीय जनता पार्टी या संघ ने उस समय रामशिला पूजन करा था, जब राम मंदिर का शिलान्यास पहली बार हुआ था अयोध्या में, बिल्कुल उसके पहले पूरे देश भर में रामशिलाएं निकाली गई थी। इसी तरीके से रामशिलाओं का पूजन किया गया था पूरे देश भर में। उन शिलाओं को अयोध्या ले जाया गया था, वहाँ पर रखा गया था, जहाँ पर अयोध्या में कार्यशाला ने बनाई है वहाँ पर उनको रखा गया। तो ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रयोग था कि हर व्यक्ति को ने राम से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको अपने से जोड़ा था। बिल्कुल उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को लगातार होता रहा। कालांतर में आज भारतीय जनता पार्टी देखिए देश पर राज कर रही है, लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत से सत्ता में। और कांग्रेस जिसने जो शुरुआत से हिंदूवादी दल थी, जब भारत का विभाजन हुआ तो विभाजन जब हुआ था तब यही कहा गया कि कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, जिन्ना की जो मुस्लिम लीग थी वो मुस्लिमों की पार्टी थी। तो जो हिंदुओं की पार्टी थी कांग्रेस, उसने अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए अपना चोला बदल के, हिंदुत्व से बदल के उन्हें अपना चोला धर्मनिरपेक्ष कर लिया। और धर्मनिरपेक्षता का जो चोला था उसमें जो धर्मनिरपेक्षता का उनका जो आवरण था वो इतना ज़्यादा मजबूत हो गया धीरे धीरे चल के कि वो हिंदुओं से कट गए। बिल्कुल हिंदू अस्मिता, घर के अंदर तो पूजा करते थे लेकिन मंच पर जाएंगे तो हिंदुओं को गाली देंगे, घर के अंदर राम नवमी मनाएंगे, वो बाहर जाएंगे तो राम के खिलाफ बात करेंगे। इस तरीके की स्थिति जो पैदा हो गई, जो दोहरा चरित्र कांग्रेस के नेताओं का हो गया था, उसका परिणाम दिखाई दिया। और ये जो जिनकी बात कर रहे हैं हम, यदि गोविंद राजपूत और जो बाकी के लोग जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो यदि वो हिंदू हैं तो वाकई में वो घर में पूजा करते हैं राम की, बिल्कुल सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो उनके अंदर संस्कार तो वही थे जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है, लेकिन उसका खुलकर वो प्रदर्शन नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके ऊपर एक पार्टी का डंडा था। बिल्कुल अब वो डंडा उनका हट गया है, वो भारतीय जनता पार्टी में आके खुलकर अपनी आस्था का प्रदर्शन करे। उसका फायदा भी उनको दिख रहा है कि यदि इसका फायदा मिलता है तो क्यों ना ले। कमलनाथ जी ने भी वही प्रयोग करने की कोशिश की। जब 5 अगस्त के पहले उनने जो अपने घर में अखंड रामायण का पाठ किया, बाकायदा हनुमान चालीसा का पाठ कराया, उनने पूजा पाठ किया, तो वो एक तरीके से वो भी उसमें आहुति डालकर कुछ अपना हक लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सियासत है ये नहीं होनी चाहिए। आप आस्था को राजनीति से दूर रखें, आस्था को आस्था की जगह पर रखें, और उसका यदि वाकई में उसका प्रयोग आस्था के लिए तो आस्था के लिए करें, वोट के लिए नहीं होना चाहिए। चाहे वो कांग्रेस करे चाहे भारतीय जनता पार्टी करे। भारतीय जनता पार्टी यदि कर रही है तो उसमें बुराई कुछ नहीं है, क्योंकि उसका पहला हक है, उसने इतने सालों तक लड़ाई लड़ी है उस मुद्दे को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है, वो करते रहें। अब कांग्रेस वालों का आज उसमें आपत्ति होने लगी है, तो वो 5 तारीख, पिछले महीने की 5 तारीख देखें, जब उनके जो पीसीसी चीफ के घर पर यदि वो सुंदरकांड का पाठ हो रहा है तो उनको फिर आपत्ति क्यों हो रही है, ये सवाल कांग्रेस वालों से पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल ब्रजेश जी, झंडा भी बदल गया और डंडा भी बदल गया।
राजनीति भी हो रही है और सवाल भी पूछा जाना चाहिए निश्चित रूप से, और हमने पूछा भी था, और जो कुछ कुणाल चौधरी ने कहा। लेकिन अगर जैसे प्रभु जी ने कहा कि बीजेपी का स्वाभाविक हक है, तो फिर ये जो पूरा कार्यक्रम था वो 5 तारीख से शुरू हो जाना था, या पूरे प्रदेश में अगर होता तो कह सकते थे कि बीजेपी इसको बुलाएगी पूरे प्रदेश में। लेकिन अगर 27 सीटों पर ही इसको किया जा रहा है तो एक खास मकसद है, और कांग्रेस के सामने अब क्या रास्ता बचा है, क्योंकि अगर या तो उनके पीछे जाएगी या अगर विरोध करती, तो दोनों स्थिति में उसका नुकसान है। इस नुकसान की भरपाई के लिए कांग्रेस के पास क्या रास्ता है? मनोज जी, बिना राम के हिंदुओं में कुछ नहीं होता। मतलब अपनी धार्मिक मान्यताएं देखी जाए तो पहले गणेश भगवान की पूजा होती है, कोई भी काम शुभ काम करने से पहले भगवान की आराधना की जाती है। यदि भाजपा उपचुनाव में जाने से पहले या उपचुनाव की तैयारियों से लेकर भगवान राम की पूजा कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और क्योंकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाजपा शुरू से करती रही है, राम राम जपती रही है। अब वो अचानक जपती तो उसमें दिक्कत होना चाहिए थी, जैसा कि कांग्रेस करती है। कांग्रेस तो राम सेतु को ही नकार चुकी थी। इसके बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो राम राम जपने लगे थे। रामपथ अपने यहाँ एक मार्ग है, रामपथ गमन मार्ग, जिसकी शिवराज सरकार ने पहले घोषणा की थी कि हम उसको मार्ग को बनाएंगे, जो चित्रकूट से लेके हमारे मध्य प्रदेश के कई जिलों में से निकलता है, जहाँ से राम जी वनवास गए थे। तो कांग्रेस भी उस मुद्दे पर चली थी। कांग्रेस ने कहा कि हम वो मार्ग बनाएंगे जो शिवराज जी ने घोषणा की थी, कमलनाथ जी ने घोषणा की थी बाद में, कि हम वो मार्ग पर काम करेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस कभी अपने कार्यालय में गणेश उत्सव या ये नहीं मनाती। लेकिन आपने देखा कि चुनाव से पहले जब अरुण यादव जी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने पहली बार कांग्रेस कार्यालय में गणेश जी का, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी वो नहीं कहते थे राहुल गांधी मंदिरों के दर्शन। तो इसको राजनीतिक रूप देने का काम एक तरह से कांग्रेस ने ज्यादा किया है। भाजपा चूंकि पहले से ही राम राम करती रही है, और यदि वो उपचुनाव में राम का उपयोग कर रही है तो उसका हक बनता है, जैसे कि पटेरिया जी ने कहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये गलत है। हाँ, राजनीति का लाभ लेने का उनका हक बनता है, इसलिए वो ले रहे हैं। 27 विधानसभा सीटों में ये किया जा रहा है, जो कि आपने कहा कि पूरे प्रदेश में हो सकता था ये, तो भाजपा तो पूरे देश में उसको कर रही है। आगे उसका आगे की रणनीति 27 के बाद आगे के क्षेत्रों में भी जाने की हो सकती है, क्योंकि उसका तो अगला चुनाव में भी ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बिल्कुल। चलिए, मैं दोनों के पास लौटूंगा। हमारे सीनियर पॉलिटिकल एडिटर ललित उपमन्यु जी की इस पर क्या कुछ राय है, वो दर्शकों को पहले सुनवाते हैं। देखिए, जितनी भी विधानसभाएं हैं जहां चुनाव होना है, उसमें बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों का है, और ग्रामीण इलाकों में थोड़ा सा धर्म के प्रति विश्वास अपेक्षाकृत शहरों की तुलना में ज़्यादा होता है, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों में वहाँ बहुत धर्म को बड़े सम्मान के साथ अपनाया जाता है। तो ऐसे में बीजेपी ने अगर इस चुनाव में राम का नाम लिया है और फिर से रामलीला पूजन या इस तरह के आयोजन शुरू किए हैं, तो उसका निश्चित तौर पे उनको फ़ायदा मिलेगा। और उसकी एक बहुत अजीब सी वजह है, जो मेरी अध्ययन के आधार पर बोल रहा हूँ। हालांकि उसका कोई सबूत या गारंटी नहीं है, दस्तावेजी सबूत नहीं है, लेकिन एक मैं अपने तजर्बे से बोल रहा हूँ कि जब कांग्रेस कहीं राम का या हनुमान का नाम लेती है तो उसमें जनता को कहीं ना कहीं राजनीति दिखती है। लेकिन जब बीजेपी कहीं राम का नाम लेती है तो उसमें पता नहीं क्यों लोगों को सच्चाई दिखती है, खासतौर से लोगों को। कांग्रेस को तो उसमें राजनीति ही दिखती है, लेकिन पब्लिक उसमें बीजेपी के साथ हो लेती है। तो इसका एक फ़ायदा बीजेपी को हमेशा मिलता रहा। तो बीजेपी को फायदा मिलता रहा। प्रभु जी, किसान कर्ज माफी एक ऐसा मुद्दा था जिसको कांग्रेस को लगता था कि उनके लिए वो जादू की छड़ी साबित हो सकता है, और उसका रियलिटी शो आपने भी इसको लीड किया, उसको देखा। और अब ऐसी स्थिति में कि ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस को लगता था कि वो असर करेगा, उसका असर हमने देखा, उसकी रियलिटी भी चेक कर ली। ऐसे में अगर बीजेपी का जो राम मंदिर वाला ये मामला है, जो गाँव घूमेगा, जैसे सुर्खी की अगर हम बात करें, इकलौते अभी कि 300 गाँव में घूमेगा, ऐसे 27 विधानसभा क्षेत्रों में जब घूमेगा, गाँव घूमेगा, तब किसान कर्ज माफ़ी और राम के मुकाबले कांग्रेस बनाम बीजेपी दोनों के बीच में कुछ टक्कर देखने को मिलेगी? क्योंकि कांग्रेस का जो मुद्दा है वो सबको आपने भी देख लिया, हमने भी देख लिया, और किसानों भी देख ही रहे हैं उसको। देखिए मनोज जी, कर्ज माफ़ी का जो मुद्दा है ये वो असर तब करता यदि वो 10 दिन में कर्ज माफ़ी होती। कर्ज माफ़ी असर तब करती जब आपने कर्ज माफ़ी का वादा किया था तो पूरे किसानों के कर्जे माफ़ हो जाते, 2 लाख तक के लोगों के कर्जे माफ़ हो जाते, किसी का कोई बकाया नहीं होता, तब तो वो मुद्दा असरकारक होता।
यदि किसी गांव में 5 लोगों के कर्जे पूरे माफ़ हो गए हैं और यदि 50 लोग ऐसे हैं जिनका पूरा कर्ज माफ़ नहीं हुआ है, आधा अधूरा माफ़ हुआ है या कुछ का बचा हुआ है, तो शायद वो मुद्दा असर नहीं करेगा उनका, क्योंकि किसान भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके साथ छलावा हुआ है। क्योंकि जब कर्ज माफ़ी की घोषणा हुई थी तब से अब तक 3 फसलें हो चुकी है, किसान को 3 बार कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है बैंकों के पास जाकर। बिल्कुल। कई किसान ऐसे होंगे जो कर्ज नहीं ले पाए, जो रियलिटी चेक में सामने आया कि उन्होंने कहा कि बैंक हम गए नहीं क्योंकि बैंक हमको कर्ज नहीं दे रहा है, पुराना जमा नहीं हुआ है हमारा। तो ऐसी परिस्थिति में वो उल्टा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला मुद्दा बन सकता है वो कर्ज माफी। जहां तक राम की बात है, यदि हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनिशिएटिव लेकर यदि सुर्खी से प्रयोग कर रही है, गोविंद राजपूत जो कि कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, बिल्कुल, वो यदि राम यात्रा निकाल रहे हैं, रथ यात्रा शिला पूजन करा रहे हैं, तो कांग्रेस इसको क्यों नहीं कर पाई पहले? कांग्रेस तो पहले से उपचुनाव की तैयारी कर रही है, 20 मार्च से ही उपचुनाव की तैयारी कर रही है। सबसे पहले कांग्रेस, कमलनाथ ने कहा था कि हम उपचुनाव जीतकर फिर सरकार बनाएंगे। तो जब उन्हें 5 अगस्त को अपने घर में पूजा करा सकते हैं, 4 अगस्त को हनुमान चालीसा का पाठ करा सकते हैं, तो पूरे प्रदेश में कम से कम 27 चुनाव क्षेत्रों में वो क्यों नहीं राम का नाम लेकर निकले? क्योंकि राम एक ऐसा मुद्दा था जो उनको भी फायदा दे सकता था। कोशिश उनको करनी चाहिए थी। तो कांग्रेस से की पूरी रणनीति में चूक है। अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ गई है तो उस पर आरोप लगाएंगे, जैसे हम कुणाल चौधरी को सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि ये इस्तेमाल करते हैं राजनीतिक उपयोग। तो यदि वो कर रहे हैं तो आपको आपत्ति हो रही है, आपके पास भी वो पूरा अवसर था। बिल्कुल, राम के लेकर कोई संविधान में ऐसा लिखा तो नहीं है कि अब राम का कहीं पर नाम नहीं लेंगे, कहीं किसी कोर्ट की कोई गाइडलाइन नहीं है कि राम मंदिर पर हमने फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ अब इसको राम का नाम कोई लेगा ही नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। आप चाहें तो भरपूर उपयोग कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं समय पर। अब लकीर पीटने की कोशिश हो रही है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कल एक जो मंदिर पर फैसला दिया महाकाल को लेकर, उन्होंने खुद शिव जी का उल्लेख किया कि वो हमको माफ नहीं करते, या मैंने एक अच्छा काम किया। हमने जगन्नाथ यात्रा को लेकर देखा कि वो हमको माफ नहीं करते। तो प्रभु जी, जो आप कह रहे हैं उसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कुछ कांग्रेस को करना था वो तो कर नहीं पाई, और अब जब बीजेपी कर रही है तो अगर वो करने की कोशिश करते, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हमने इसी भोपाल की सड़कों पे देखा था, शिव भक्त राहुल, हनुमान भक्त कमलनाथ के पोस्टर भी लगे थे। छिंदवाड़ा की तस्वीरें में हमने देखी थी जब कहा गया कि उन्होंने अपने खर्चे पे एक बड़ा मंदिर बनवाया हनुमान जी का। इन सब के बीच जो आप कह रहे हैं कि एक चीज़ कांग्रेस को भी करना थी लेकिन कांग्रेस कर नहीं पाई, अब कांग्रेस के सामने क्या रास्ता है? देखिए मनोज जी, कांग्रेस तो उसी रास्ते पर जा रही है। दिग्विजय सिंह जी ग्वालियर चंबल अंचल के मंदिरों में जा रहे हैं, वो डॉक्टर हनुमान जी के पास भी गए थे, दंदरुआ धाम गए थे, आज भी कहीं और मंदिर वो गए थे। तो कमलनाथ जी भी पूजा पाठ कर रहे हैं, उन्होंने अपने छिंदवाड़ा में मंदिर बनाया, क्योंकि उनको जनता जो, देखिए राजा जो होता है, यथा राजा तथा प्रजा, बिल्कुल, यथा प्रजा तथा राजा। प्रजा की जहाँ आस्था है वहाँ पर राजा की आस्था होना चाहिए। राजा को प्रजा जो सोचती है या प्रजा की जहाँ पर आस्था है वहाँ के कल्याण के कार्य करना चाहिए। इसीलिए सांसद निधि, विधायक निधि की राशि जो है तमाम नेता धार्मिक कार्यों के लिए भी खर्च करते हैं। तमाम नेता मुस्लिम वोट बैंक के लिए वो इफ्तार पार्टियां करते हैं। तमाम नेता कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। तरह तरह के जो धार्मिक आस्था से जुड़े हुए प्रयोग हैं सब में वो भागीदारी करते हैं और जनता की भागीदारी कराते हैं साथ में। बाकायदा इसका प्रचार प्रसार भी वो करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं। गणेश पूजन भी सभी लोग करते हैं, गणेश जी लोग घर घर बैठाते हैं सब लोग। तो इस तरीके के सारे प्रयोग सब करते हैं। कांग्रेस को होना ये चाहिए कि यदि वो चूक गई है यहाँ पर, तो कांग्रेस को अपनी कर्ज माफी का जो उनका सही ट्रैक था, यदि जहाँ पर वो सही है वो सही बातें रखें। उनके पास एक कहने के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि हमको केवल 15 महीने का समय मिला। 15 महीने के समय में जो उनने जो अच्छे काम किए हों वो जनता के पास लेकर जाएं। कांग्रेस वहाँ नहीं जा रही है। बिल्कुल, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार की गलतियाँ निकाल ले, वो भी अच्छा काम है कि अभी की जो वर्तमान सरकार की गलतियां निकालो। आप 15 साल पुराना यदि रोना रो रहे हैं तो उसके बाद 15 महीने आप सरकार में आ चुके हैं, बिल्कुल, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। आपको अभी जो 5 महीने की शिवराज सरकार है उसकी गलतियां निकालनी चाहिए। कोरोना काल में शिवराज सरकार से क्या कमियां हुई, कहाँ पर जनता को वो फायदा दे सकती थी, कहाँ पर नहीं दिया गया, कहाँ पर और कमियां उनको दूर कराने के प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात ये है मनोज जी कि कोरोना ने एक ऐसा अवसर दिया है जनप्रतिनिधियों को, बिल्कुल, कि वो खुद सड़क पर आकर समाज सेवा कर सकते हैं। जो पीड़ित दुखी जनता है, जिसका इलाज सही नहीं हो रहा है, जिसके घर में भोजन नहीं है, उसको जो प्रयास कुछ किए सभी दलों के नेताओं ने, दिग्विजय सिंह ने भी बहुत अच्छा प्रयास किया था, उन्होंने भी भोजन का प्रबंध किया था। तो ऐसे तमाम नेता, यदि कांग्रेस के नेता घर घर जाकर ये करते, और आज की परिस्थिति में चाहे 27 विधानसभा क्षेत्रों की बात करें या पूरे प्रदेश की बात करें, बहुसंख्यक आबादी ऐसी है जिसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूरतें रही हैं लॉकडाउन के चक्कर में, तरह तरह की बंदिशें रही हैं, रोजगार बंद हो गए लोगों के।
वहाँ पर आप जाकर उनकी मदद कर सकते थे, लोगों को बता सकते थे कि आप छोटे छोटे उपाय, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है उस तरीके की सोसाइटियाँ बनाते, वहाँ पर लोगों से तरह तरह के काम कराते जो वहीं का उपार्जन होता है। जैसे प्रधानमंत्री ने एक लाइन दी थी लोकल फॉर वोकल वाली, है ना, तो कांग्रेस के नेता भी चाहते तो उस लाइन को लेकर अपना काम करा सकते थे, क्योंकि अब वो लाइन तो प्रधानमंत्री की है, देश हित की बात है, कोई प्रधानमंत्री ने उसमें कोई अंडरस्कोर ये तो नहीं किया है कि वो बीजेपी का ही है, कोई कॉपीराइट है उस पर। तो उसको जो है आपको तमाम ऐसे काम करने चाहिए थे जहाँ से जनता से आपका सीधा जुड़ाव होता है, जहाँ जनता आपको समझ सकती, जहाँ आप जनता को समझ सकते, जहाँ उसको लगता कि नहीं आप सच्चे हितैषी उनके हैं। विपक्ष का पहला फर्ज होता है कि वो जनता की आवाज़ को उठाकर सरकार के सामने रखे, जहाँ कमियां हैं उनको दूर कराए, जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं वो सुविधाएं दिलाने का प्रयास करे। ये तमाम काम विपक्ष कर सकता था यदि 5 महीने के विपक्ष की हम बात करें। कांग्रेस ने ये सारे काम नहीं किए, वो केवल और केवल बयानवीर नेता बनकर रह गए कांग्रेस के नेता। हम देखें पीसीसी चीफ कमलनाथ जी निकले कितनी जगह हैं इन 5 महीनों में, बिल्कुल केवल 27 सीटें तो हैं जहाँ पर वो जा सकते थे चुनाव प्रचार के लिए, या लोगों से मेल मुलाकात कर सकते थे, अपनी टीमों को वहाँ पर भेज सकते थे। तो उस तरीके का जुड़ाव जो कांग्रेस का होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं इसमें कमी दिखाई दे रही है। ब्रजेश, जो बात कही प्रभु जी ने कि जो पार्टी अपने विधायकों की आवाज़ नहीं सुन रही थी जब सत्ता में थे, जब वो विपक्ष में आए तो जनता की आवाज़ नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे में जनता उनके साथ जुड़े तो जुड़े क्यों, एक बड़ा कारण। दूसरा, जो प्रभु जी ने कहा कि उनको जनता के बीच चले जाना था, तो 2 गलतियां हो गई कि संगठन के लेवल पे कांग्रेस सुप्तर तो थी, और जो 27 सीटों पे जब उपचुनाव होना था, जो कि शुरुआत में 22 से होते हुए 25-27 तक पहुंच गई, तो वहाँ पर वो अगर अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर देते, जैसे प्रभु जी कई बार इसी कार्यक्रम में कह चुके हैं, तो कम से कम उस नेता को उसको ये पता होता कि मैं अगर जनता के बीच जाता तो वो सिंपैथी गेन करता, जनता के छोटे छोटे काम कराता, तो दोहरा फायदा कांग्रेस को हो सकता था। हाँ मनोज जी, ये सही है कि यदि कांग्रेस पहले से सक्रिय होती, पहले से अपने उम्मीदवार घोषित कर देती तो उसको इस चुनाव में फ़ायदा मिलता। अभी भी कांग्रेस ने जो देरी कर रही है, राम का विरोध करने से कांग्रेस को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि ये उसके नुकसानदायक साबित होगा। उनका विरोध करने की बजाय वो जनता के बीच जाए, बाढ़ जैसे हालात हैं कई जिलों में, बाढ़ में लोगों को मदद करने के लिए सड़क पर उतरें उसके नेता, गांव-गांव जाएं, दौरे करें, खाद बीज की परेशानी है, किसानों की समस्याएं। कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा था ऋण माफ़ी वाला, जो कर्ज माफ़ी वाले मुद्दे पे आज वो किसानों के बीच जाती तो उसको फ़ायदा मिलता। उनको बता सकती थी वो कि भाई हम 15 महीने रहे, इस कारण माफ़ नहीं कर पाए आपका कर्ज। जिन लोगों का माफ़ कर दिया उन लोगों को मैदान में लाते, सामने लाते कि हमें बाकी के समय मिलेगा, तो हम उसको आगे बढ़ा सकते थे। का मतलब सरकार की माली हालत ठीक नहीं थी, इस कारण माफ़ नहीं कर पाए। 10 दिन का जो वादा था उसके कारण कांग्रेस उससे पीछे हटती है कि वो बता नहीं पाती किसानों को हम माफ़ नहीं कर पाए हैं आपका कर्ज। ये जो चीज़ें हैं जो किसानों की बात करती, किसानों के हित के लिए जाती, यदि वो मैदान में, तो उसको फ़ायदा मिल सकता है। यदि इस बीच में वो राम का विरोध करेगी तो उल्टा उसको नुकसान ही होना है। तो राम के विरोध का नुकसान तो प्रभु जी सबको होना है, और फायदा भी जिन्होंने समर्थन किया उनको होना है। लेकिन सबके बीच अगर जो बात कर रहे हैं कि जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो कहीं पीछे छुपे हुए कह सकते नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें दिग्विजय सिंह के, जो आपने जिक्र किया, वो भिंड में थे या इक्का दुक्का जगह दौरे कर रहे हैं। कमलनाथ ट्विटर पे सक्रिय हैं। बाकी नेताओं की हम बात कर ले तो जीतू पटवारी की कांग्रेस में कोई सुनने को तैयार नहीं है। सज्जन सिंह जब वर्मा बोलते हैं तो कभी कभी परेशानी खड़ी कर देते हैं। सुरेश पचौरी है, अजय सिंह है, ऐसे तमाम ग्वालियर चंबल के बड़े नेता, डॉक्टर गोविंद सिंह है, वो ग्वालियर में चंबल यात्रा निकाल रहे हैं कि रेत का उत्खनन हो रहा है। जब अपनी सरकार थी उनकी तब भी उन्होंने घेराबंदी की। तो एक तरह से जो 16 सीटों का जो मैदान उन्होंने छोड़ दिया है फ्री, कि के मिश्रा जैसे लोग वहाँ छोड़ रखे हैं, और जिनका कोई जनाधार वहाँ भी नहीं था और कहीं भी नहीं। कल भी इस कार्यक्रम में बात हुई थी कि चुनाव को लेके, तो चुनाव तो शोभा ओझा ने भी लड़ा था और सुरेश पचौरी ने भी, लेकिन जीते नहीं। तो इन सबको देखते हुए एक बड़ा मैदान आपने खुला छोड़ दिया है और उम्मीद कर रहे हैं कि जनता फिर आपको अपनाए। तो जनता आपको फिर क्यों अपनाए? क्योंकि ना आप उसकी आवाज़ बन पा रहे हैं, ना अपने लोगों की आवाज़ सुन पा रहे हैं, ना जनता के दुख में आप खड़े हो पा रहे हैं। देखिए मनोज जी, मिरेकल जिसको हिंदी में चमत्कार कहते हैं वो कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। बिल्कुल। 2018 में कांग्रेस उम्मीद नहीं कर रही थी कि वो सरकार में आएगी, लेकिन ऐसा चमत्कार हुआ। उस समय की जो 15 साल की शिवराज सरकार थी उसको लेकर लगातार एक जैसी सरकार को लेकर हो सकता है जनता में ऊब हो गई हो। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवारों का चयन था उसमें कहीं कुछ गड़बड़ियाँ रही हों, जिससे वो कुछ 5-6 सीटें कम रह गए कांग्रेस से, और कांग्रेस कुछ सीटें ज़्यादा ले गई और सरकार में आ गई थी। बिल्कुल वही चमत्कार की उम्मीदें दी अभी भी कमलनाथ लगा कर बैठे हैं कि जनता हमको जिता देगी।
जनता हमको वापस सत्ता दिला देगी, तो जनता ये काम करने वाली नहीं। जनता के पास अब दूसरी परिस्थितियां हैं। अब जनता के सामने 15 महीने का आपका भी परफॉर्मेंस है, 15 साल का शिवराज सरकार का परफॉर्मेंस है, और इन 5 महीने का फिर से शिवराज सरकार का परफॉर्मेंस जनता के सामने है। तो जनता इन सबको देखकर फैसला करेगी कि उसके हित में क्या निर्णय होने वाला है, बिल्कुल कहाँ पर वो स्थायी सरकार देखती। क्योंकि आप ये देखिए कि कोई भी जनता हो कहीं भी किसी भी देश की, वो चाहती है कि स्थायी सरकार हो, जनहितैषी सरकार हो, जनता की सुख में साथ दे, उनके मुसीबत में सहयोग देती हुई दिखे। यदि हम पिछली सरकार की बात करें तो कर्ज माफ़ी मान लेते हैं हुई है, बाकी जो केंद्र सरकार ने जो किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की राशि जारी की थी वो मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों तक नहीं पहुंचने दी, बाधा उसमें डाली। आपने रोजगार की बात की, रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, तो उसकी जगह क्या परिणाम निकला। पूरे देश में जो कमलनाथ सरकार की जो युवा स्वाभिमान योजना थी उसका प्रचार हुआ ढोर चराने की योजना, बैंड बजाओ ढोर चराओ, जिसमें किसी को न तो बैंड बजाने का अवसर मिला, उल्टा कांग्रेस का बैंड बजा दिया जनता ने, और न कोई ढोर चरा पाया। तो इस तरीके की जो गलतियां हुई हैं वो उसका खामियाजा कांग्रेस को हुआ। यदि अभी भी वो मान के चल रहे हैं कि हमको वैसे ही जनता दे देगी, तो ऐसा संभव नहीं हो। दूसरी बात जो आपने कही, कांग्रेस में बाकी नेता नहीं दिख रहे हैं, तो कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस आज है क्या? आज मध्य प्रदेश कांग्रेस गांधी कांग्रेस बनकर रह गई है। जैसे दिल्ली में केंद्र सरकार में कांग्रेस का है, वैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष कौन? कमलनाथ। नेता प्रतिपक्ष कौन? कमलनाथ। भावी मुख्यमंत्री कौन? कमलनाथ। पूर्व मुख्यमंत्री कौन? कमलनाथ। युवा नेता कौन? तो नकुलनाथ सामने आके खड़े हो जाते कि मैं लीड करूंगा। तो ऐसे में बाकी नेता कहां अपनी जगह देख पा रहे हैं कांग्रेस के? जीतू पटवारी जैसे नेता कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। सज्जन सिंह वर्मा की अपनी एक सीमाएं हैं। सुरेश पचौरी जैसा नेतृत्व, यदि हम कहें कि ब्राह्मण नेतृत्व की यदि जरूरत है, तो सुरेश पचौरी एक कारगर नेता साबित हो सकते हैं, उनको पीछे धकेल दिया गया। दिग्विजय सिंह, जिनका प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभाव है, बिल्कुल, उनको आप कहीं तरजीह नहीं दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह का बेटा जयवर्धन सिंह, जिसके पीछे पब्लिक अपील है, वो कहीं परिदृश्य में नहीं है, वो परिदृश्य से गायब है। तो कांग्रेस की ये स्थिति है। कांग्रेस में हर व्यक्ति, यदि डॉक्टर गोविंद सिंह की आप बात करें, डॉक्टर गोविंद सिंह अपने क्षेत्र में अपने रोजगार, अपने धंधे, अपने वजूद को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि उस क्षेत्र में रेत का खनन हो रहा है, उन पर भी आरोप लगते हैं उसी तरीके के। बिल्कुल, चाहे कांग्रेस का नेता हो चाहे भाजपा का नेता हो, यदि रेत का कारोबार है तो सब पर आरोप लगते, तो आरोप उन पर भी लगते हैं। लेकिन वो अपने वजूद का संघर्ष कर रहे हैं। वो एक चैलेंज दे चुके हैं कि बस इसके बाद मुझे चुनाव नहीं लड़ना, ये मेरा अंतिम चुनाव था। अब ये जो 4 साल की 3 साल की उनकी राजनीति बची, वो अच्छे से वो करना चाहते हैं, उसको लेकर वो संघर्ष कर रहे हैं। हो सकता है इसके पीछे उनकी जमावट का तरीका हो कि अपने किसी बेटे भतीजे को लाना चाह रहे हों, उसके लिए माहौल बना रहे हो। तो कांग्रेस की ये स्थिति है। वहां पर यदि प्राइवेट लिमिटेड से यदि कांग्रेस पब्लिक लिमिटेड में बना देते कमलनाथ जी, तो शायद इतने सारे उनके पास हाथ होते। इतने बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस में। आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक बड़े उदीयमान नेता, जो कि बहुत अच्छी छवि है, विवेक तनखा, उन 23 नेताओं के साथ है जिनने चिट्ठी लिखी थी परिवारवाद के खिलाफ। विवेक तनखा जैसा नेतृत्व जिस पर कोई दाग नहीं, आप उसको आगे उठा सकते, उभार सकते थे, उनको पद दे सकते थे, कोई जिम्मेदारी। कांग्रेस ने गलती क्या की? वही गलती उन्हें सिंधिया के साथ की थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश में अवसर नहीं दिया, वही गलती अब फिर दोहरा रही है, और उसका नतीजा ये हुआ कि आपने सरकार गंवा दिया। फिर वही गलती कमलनाथ कर रहे हैं। तो शायद उसका परिणाम जनता 27 उपचुनाव की जो नतीजे आएंगे उसमें खुलासा हो जाएगा कि वो पब्लिक लिमिटेड चाहती है कांग्रेस को कि प्राइवेट लिमिटेड चाहती है। बहरहाल समय और इजाजत नहीं देता आप दोनों को। राम राम। तो राम जी करेंगे बेड़ा पार। अब किसका बेड़ा पार करेंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पर जब आप जनता के बीच जाएंगे तो जनता अपनी कसौटी पर आपको परखेगी। जैसा प्रभु जी ने भी कहा है कि 15 साल का कार्यकाल भी जनता ने देखा है, जनता ने 15 महीने का कार्यकाल भी देखा, और उसके बाद 5 महीने का कार्यकाल भी देखा। और चुनाव जब तक होंगे, हो सकता है वो कार्यकाल 5, 6, 7, 8 महीने का भी हो जाए। लेकिन जब जनता अपनी कसौटी पर आपको कसेगी, तब वो तय करेगी कि वो आपको वोट देगी या नहीं देगी, आपको सत्ता में वापस लाएगी या आपको विपक्ष में बिठाना पसंद करेगी। क्योंकि आप विपक्ष की भूमिका, आप मतलब कांग्रेस, वो भी अभी ढंग से निभा नहीं पा रहे, ना जनता की आवाज़ बन पा रहे हैं, ना अपनी पार्टी की में अंदर से उठ रही आवाज़ों को सुन पा रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा कठिन सफ़र है कांग्रेस का, और उम्मीद की जाना चाहिए कि भगवान राम की शरण में जो जाता है, भगवान उसका कल्याण जरूर करते हैं। अब वो कल्याण किसका करते हैं और कौन पहले शरण में जाता है और कितनी श्रद्धा भक्ति से जाता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तो सत्ता के फाइनल में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, तो आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।